नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 11 सितंबर और स्वागत है आपका न्यूज़पेपर डिस्कशन में। आज की जो न्यूज़ है वो काफ़ी सारी न्यूज़ थी, तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो की स्पीड को थोड़ा इंक्रीज़ कर लीजिए, बिकॉज़ वीडियो हो सकता है थोड़ा लॉन्ग हो, क्योंकि इतनी न्यूज़ थी और सारी इंपॉर्टेंट थी तो हम कुछ स्किप नहीं कर पाए। एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एंड यूपीएससी डिफेंस के जो एग्ज़ाम होते हैं उन पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा स्पीड अप करके देख सकते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मल स्पीड पे भी ओके है। तो मैं ट्राई करूँगा कि जल्द से जल्द वीडियो को शॉर्ट में ख़त्म करूँ। स्टार्ट करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के साथ। हाउस कैन सेलेक्ट डेप्यूटी स्पीकर। अब डेप्यूटी स्पीकर की बात हो रही है, यहाँ पे लिखा है हाउस कैन सेलेक्ट डेप्यूटी स्पीकर। अभी क्या है, जो 2019 से लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर का जो पोस्ट है वो खाली है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के, देखिए सबसे पहली चीज़ कि अपॉइंट कैसे होते हैं। जो जो न्यूज़ में आया है हम उससे रिलेटेड ही स्टैटिक पार्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि अक्सर आता रहता है तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, अदरवाइज़ ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के अपॉइंट होते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, वही उनको सिंपल मेजॉरिटी के साथ इलेक्ट करते हैं। ये जो सिस्टम है, जो ये गवर्नमेंट का सिस्टम है, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को अपॉइंट करने वाला, जो पूरा हमारे इंडियन गवर्नमेंट का सिस्टम है, वो वेस्टमिनिस्टर मॉडल पे डिपेंड है। पेन चल रही है, ओके, हाँ, वेस्टमिनिस्टर मॉडल पे वो सिस्टम डिपेंड है। अब वेस्टमिनिस्टर मॉडल क्या चीज़ होती है और ये कहाँ से लिया गया है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है वो डेमोक्रेसी का वो मॉडल होता है जिसमें जो पार्लियामेंट होती है, मींस जो गवर्निंग अथॉरिटी होती है, गवर्निंग गवर्नमेंट होती है, उसको पीपल डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर सकते। वो कुछ लोगों के इलेक्ट करते हैं जो कि लेजिस्लेचर में जाते हैं, एंड देन वो लोग गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। मतलब जैसे हम लोग एमएलए को इलेक्ट करते हैं, हमारे यहाँ से अपने अपने से विधायक इलेक्ट होता है और विधायक जाके फिर आगे गवर्नमेंट सेलेक्ट करते हैं। तो इस मॉडल को कहते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल, और ये लिया गया था इंग्लैंड से। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हम बात कर रहे थे लोकसभा में स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर की, तो इलेक्ट किए जाते हैं वो बाय मेंबर्स और सिंपल मेजॉरिटी के साथ वोटिंग होती है। भारतीय जनता पार्टी के ओम बिरला जी अभी करंटली में 17th लोकसभा स्पीकर हैं, एंड डेप्यूटी स्पीकर कोई है नहीं। तो जो अभी लास्ट थे मुनीश्याम थम्बीदुराई जी, उनका 2019 में ख़त्म हो गया था पीरियड, तो 5 साल का पीरियड होता है स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर का, तो वो कंप्लीट हो गया था 2014 से 2019 तक, और अभी तक कोई सेलेक्ट और हुआ नहीं है। तो वेस्टमिंस्टर मॉडल आप ज़रूर ध्यान रखिए। एक कब तक गवर्नमेंट में कंटिन्यू कर सकता है, देखिए जब तक एक तो लोअर हाउस जो होती है गवर्नमेंट पार्लियामेंट की, लोकसभा की, वो इलेक्ट करती है और वही हटा भी सकती है। रिमूवल और किस तरीके से हो सकता है, देखिए एक अथॉरिटी तो लोअर हाउस के पास है स्पीकर को रिमूव करने की, दूसरी अथॉरिटी क्या है कि इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी के साथ स्पीकर हटा दिया जाता है। अगर रिजोल्यूशन पास की जाए, और इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी मीन्स मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, यानी जितनी भी स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा की 50% से ज़्यादा, टोटल स्ट्रेंथ का 50% से ज़्यादा की मेजॉरिटी के साथ वोट करके स्पीकर को रिमूव किया जा सकता है। और रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर कौन सा आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल 94 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 94 एंड 96 में दोनों में स्पीकर के बारे में, बट रिमूवल की बात 94 में की गई है। जो स्पीकर है वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 के थ्रू भी। और ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, वो एक स्पीकर जो अपना रेजिग्नेशन देता है वो प्रेसिडेंट को नहीं, डेप्यूटी स्पीकर को देता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। ऑप्शन इसमें प्रेसिडेंट होगा तो मोस्टली प्रेसिडेंट को ही बच्चे टिक करके आते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए, स्पीकर अपना जो रिज़ाइन है वो देता है डेप्यूटी स्पीकर को। नेक्स्ट न्यूज़, ऑफिशियल कन्फर्म 2 इंसिडेंट ऑफ फायरिंग एट साउथ बैंकिंग पेंगोंग सोलोइक। वहाँ पे फायरिंग हुई है, ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है। तो अब फायरिंग हुई है, फायरिंग इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनता है उसको जान लेते हैं कि फायरिंग अभी तक नहीं होती है। क्लैश भी हुआ था तो हाथों से फाइट हुई थी, बट फायर नहीं हुई थी। फायर ना होने के 2 से 3 कारण हैं। दो जो मेन एग्रीमेंट इंडिया एंड चाइना के बीच में साइन हुए, नो गन ट्रीटी के नाम से आप इसे कह सकते हैं, ऐसा ऑफिशियल नेम नहीं है नो गन ट्रीटी, बट वो काइंड ऑफ नो गन ट्रीटी ही है। पेन हाँ चल रहा है।
तो नो गन ट्रीटी जो है एक काइंड ऑफ नेम है, आप ये समझ लीजिए कि एक दो एग्रीमेंट जो हुए हैं थे इंडिया एंड चाइना के बीच साइन, उनमें नो गन ट्रीटी ही की बात ज़्यादा हुई है। तो पहला 1996 में जो बायलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया एंड चाइना के बीच में, एग्रीमेंट का नेम था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन मिलिट्री फील्ड अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन इंडिया चाइना बॉर्डर। तो इस एग्रीमेंट के जो 6th आर्टिकल है, उस आर्टिकल के अंदर ये मेंशन है कि दोनों जो कंट्रियां हैं वो ओपन फायर नहीं कर सकती लाइन ऑफ कंट्रोल के 2 किलोमीटर के एरिया तक। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल के 2 किलोमीटर के एरिया तक ओपन फायर नहीं की जा सकती है, जिससे कोई भी डिले किया जा सके, रोका जा सके डेंजरस मिलिट्री एक्टिविटीज़ को। तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं की जा सकती एज़ पर आर्टिकल 6 ऑफ 1996 एग्रीमेंट। और इसमें क्या होता है कि एंड डज नॉट अप्लाई टू रूटीन फायरिंग एक्टिविटीज़ इन स्मॉल आर्म फायरिंग रेंज। ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होती, यानी रूटीन थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ स्मॉल फायरिंग रेंज में की जा सकती है, लेकिन आपस में 2 किलोमीटर में ओपन फायर नहीं की जा सकती है। 2005 में भी कुछ ऐसा ही एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिस एग्रीमेंट के तहत स्ट्रेटेजिक एंड रीजनेबल इंटरेस्ट शो की गए दोनों तरफ से, और ये कहा गया कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अगर पॉपुलेशन के तरफ से बॉर्डर एरियाज़ में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो जो इंटरेस्ट है वो हमेशा एक रीजनेबल इंटरेस्ट होगा, हम स्ट्रैटेजिक तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आर्टिकल पहले आर्टिकल में 2005 का जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी कंट्री एक दूसरे को थ्रेटन नहीं करेगी किसी भी और मीन से, और हम जो सारी चीज़ें हैं बाउंड्री पे जो भी क्वेश्चन उठेगा उसको पीसफुली एंड फ्रेंडली तरीके से कंसल्ट करेंगे। तो ये 2 मेन आर्टिकल हैं जिसका हवाला दिया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जो अभी ओपन फायर की गई है वो गलत है और वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। आर्टिकल में बात करी हुई है, एग्रीमेंट हो रखा है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। बस अभी आर्टिकल ज़रूर ध्यान रख लीजिए कि कौन सा आर्टिकल है। 2005 का एक एग्रीमेंट हुआ था, एक 1996 का एग्रीमेंट हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट सीक्स अटॉर्नी जनरल एड इन भूषण केस। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल से कि आप आइए और आप क्या बनिए, एक वर्ड इसमें यूज़ हुआ है, वेरी स्पेन ये एमिस्कस कराई, सॉरी अगर मिस स्पेल हुआ, एमिस्कस कराई इज़ अ वर्ड यूज्ड इन दिस। एंड इसमें कहा जा रहा है कि के जो वेणुगोपाल जी हैं, अटॉर्नी जनरल जो हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप एक्ट करिए एज ए अमिस्कस कराई। तो अमिस्कस कराई क्या चीज़ है, इस वर्ड को देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए, अमिस्कस जो कराई है उसका मतलब होता है, अगर हम उसका साधारण भाषा में मतलब निकालें तो उसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट का मित्र, अदालत का मित्र आप उसे कह सकते हैं। ये एक किसी भी पार्टी का कोई पर्सन नहीं होता, ना तो कोर्ट की तरफ से होगा ना दूसरी सामने वाली पार्टी की तरफ से होगा, बट ये क्या करेगा, कोर्ट को असिस्ट कर सकता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकता है, कुछ इंसाइट्स दे सकता है, कुछ अपनी एक्सपर्टीज़ दे सकता है किसी भी इशू पे। तो अमिस्कस कराई के लिए किसको कहा गया, वेणुगोपाल जी को, के वेणुगोपाल जी के, जो कि अभी कौन है, 15th अटॉर्नी जनरल है ये इंडिया के। अटॉर्नी जनरल कौन होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, जो अटॉर्नी जनरल है वो चीफ लीगल एडवाइज़र होता है इंडिया का। इंडिया की बात करें तो सीधा सीधा इंडियन गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइज़र होता है, और प्राइमरी लॉयर होता है सुप्रीम कोर्ट का। इट मीन्स अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी केस लड़ना हुआ तो अटॉर्नी जनरल उसको लड़ेगा। यहाँ पे ये चीज़ है कि अब चीफ लीगल एडवाइज़र तो इंडियन गवर्नमेंट का है, बट वो बाउंड नहीं होते हैं अपने लिए। इट मीन्स वो अपना पर्सनल केस भी, पर्सनल इन द सेंस प्राइवेट केस भी लड़ सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर उनके पास कोई गवर्नमेंट का केस नहीं है तो। अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और आर्टिकल 76 में मेंशन है अटॉर्नी जनरल के बारे में, ठीक है। और कब तक रहते हैं, जब तक वो चाहे, कौन, प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक रहते हैं। अटॉर्नी जनरल के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो कम से कम सुप्रीम कोर्ट का वो जज होना चाहिए। इट मीन्स, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज की जो क्वालिफ़िकेशन है वो ये कि जज होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट का 5 ईयर से ज़्यादा, या 10 साल का एडवोकेट होने चाहिए 10 साल के ड्यूरेशन में हाई कोर्ट के। तो सिटीज़न ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए, ये क्वालिफ़िकेशन है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, इनका नेम ध्यान रखिए। अटॉर्नी जनरल कौन है, वेणुगोपाल जी, के वेणुगोपाल जी। एंड एमिस्कस कराई मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। 76th आर्टिकल में दिया गया है रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल। ड्यूटीज़ क्या होती हैं अटॉर्नी जनरल की, एडवाइस देता है, लीगल एडवाइस देता है डायरेक्ट गवर्नमेंट को, ठीक है। अब कुछ पावर्स भी दी जाती हैं अटॉर्नी जनरल को, जैसे कि वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, ध्यान दीजिएगा।
पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, बट वोट नहीं कर सकता, बस पार्टिसिपेट कर सकता है। जितने भी केस होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट में वो ही लड़ते हैं, अटॉर्नी जनरल ही लड़ते हैं। और लेकिन वो सारे केस तो गवर्नमेंट की तरफ से लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट के ही काम कर रहे हैं, बट फिर भी एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कहा जाता है उन्हें, गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में वो नहीं आते हैं और अपनी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे उनको कोई भी रोक नहीं होती है। एक अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करता है एक सॉलिटर जनरल और 4 एडिशनल सॉलिटर जनरल, मीन्स ये टोटल 6 लोगों की टीम हो गई, जिसमें अटॉर्नी जनरल असिस्टेड बाय सॉलिटर जनरल एंड 4 एडिशनल सॉलिटर जनरल। नेक्स्ट न्यूज़, राफेल से गेम चेंजर से राजनाथ। राफेल जो आ गए हैं वो अच्छी बात है, आ गए, कुछ ज़्यादा न्यूज़ में है नहीं। बस जो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो इंडक्ट कौन से स्क्वाड्रन में हुए हैं, तो ये ध्यान रखिए 17 गोल्डन एरो। पेन किधर है? हाँ, ये पेन का कर्सर ही इतना छोटा हो जाता है कि दिखता नहीं है। जो 5 राफेल्स आए हैं रशिया से वो इंडक्ट किए गए हैं 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में, तो ये चीज़ ध्यान रखिए 17 गोल्डन एरोस स्क्वाड्रन। यूपीएससी के डिफेंस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रेज हो सकता है, क्योंकि ये सुखोई 30 के बाद, अब सुखोई 30 तो लेट 90s में आया था, तो उसके बाद ये पहले फाइटर जेट हैं, फाइटर प्लेन्स हैं जो कि रशिया से आए हैं। तो ध्यान रखिए 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में ये इंडक्ट हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ, एक बॉडी मिली है लद्दाख में, तो वहाँ पे थोड़ा वुमेन की बॉडी है तो टेंशन क्रिएट हो गया है। तो इस न्यूज़ में, ये तो न्यूज़ नहीं है बट फिर पेन, हाँ, जो न्यूज़ है वो श्योक रिवर के बारे में है, यानी श्योक रिवर में वो गिर गई थी। तो श्योक रिवर वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, उसकी लोकेशन एक बार देखना बहुत ज़रूरी बन जाता है। ये रही रिवर श्योक, और आप इसके लोकेशन मैप में ज़रूर मैपिंग कर लीजिए, आपके पास एटलस होगी, उसमें एक बार हाईलाइट ज़रूर कर लीजिए और देख लीजिए। देखिए इंदस रिवर आ रही है, इससे मिल जाती है आगे जाके काराकोरम रेंज के बाद श्योक रिवर मिल जाती है, एंड साथ में नूब्रा भी मिल जाती है। तो 2 रिवर बहुत है, नूब्रा वैली भी कहा जाता है इस एरिया को, और श्योक रिवर एंड नूब्रा रिवर ये 2 रही, ये दोनों इंदस में मिल रही हैं। अब आप इसमें ग्रेटर हिमालय की रेंज भी देख सकते हैं, ये वाली इंदस तो फिर इधर निकल जाती है। पेंगोंग लेक ये रही, पेंगोंग लेक के पास में कौन सा और है पेंगोंग लेक? हाँ, पेंगोंग लेक, आप बताइए कौन सी लेक है? अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, तो ध्यान दीजिएगा, वो एक सलाइन वाटर लेक है। और एक मोरारी लेक भी है यहाँ पे, ये वाली है शायद से, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, हाँ ये वाली है मोरारी लेक। और ये कैसी है? ये एल्कलाइन लेक है। एल्कलाइन लेक मीन्स बेसिक नेचर है इस लेक का, तो ये एल्कलाइन लेक है। पेंगोंग टोसो सलाइन लेक है, और एक एक जो लेक है वो यहाँ पे भी है, एंड उस लेक का नेम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट नेम आप बताइए क्या है यहाँ पे, एक पास में ही है, बिल्कुल छोटा सा नाम है, मैं थोड़ा इनमें कंफ्यूज हो जाता हूँ नेम्स में। तो वो वाली जो लेक है जो यहाँ पे है वो भी एक सलाइन वाटर लेक है। तो पेंगोंग एंड तसो लेक है एक यहाँ पे, वो लेक भी सलाइन वाटर है, बट ये जो मुरारी लेक है वो अल्कलाइन है। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ, बीजेपी की जो यूनिट है, बीजेपी आ गई है अंडर यूएस का फॉरेन एजेंट एक्ट है। तो बस आप ये एक्ट याद रखिए कि ये यूएसए का एक्ट है, इंडिया का नहीं है। फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1938, ये यूएसए का एक्ट है, एंड इसमें बीजेपी पहली ऐसी स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी बनी है इंडिया की जिसने अपना नेम इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करवा दिया है यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में। तो एज ए फॉरेन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन यूनाइटेड स्टेट, तो ये जाना जाएगा बीजेपी एज ए फॉरेन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये FARA है, फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट। इस एक्ट को 1938 में पास किया गया था। अब इस एक्ट में क्या चीज़ होती है कि एजेंट होते हैं, एजेंट काइंड ऑफ, जैसे किसी भी अदर कंट्री की जो कोई पार्टी है वो एज ए एजेंट एक्ट होगी। तो वो एजेंट जो कि इंटरेस्ट दिखाते हैं फॉरेन पावर के पॉलिटिकल मुद्दों, पॉलिटिकल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करके फॉरेन गवर्नमेंट्स के अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप ये समझिए कि स्ट्रॉन्ग करते हैं रिलेशन को, तो उसको ये एजेंट बना लेते हैं एज ए फॉरेन प्रिंसिपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बीजेपी बन गई है, पहली है, थोड़ा पॉलिटिकल है बट स्टैटिक पार्ट ये चीज़ है। तो आप ये एक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, फॉरेन का एक्ट है, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक जनरल अवेयरनेस के लिए बस।
नेक्स्ट न्यूज़, गोल्डन टेम्पल एक्ट एज FCRA गेट्स FCRA रजिस्ट्रेशन। FCRA हमने परसों ही डिस्कस किया था। तो FCRA दैट इज़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA। तो ये कौन सा एक्ट होता है? 2010 का एक्ट है, ध्यान रखिएगा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2010 में आया था। एंड इसके अंदर क्या होता है, फॉरेन से आने वाले जो भी पैसा है, कोई भी फाइनेंशियल एड है, फाइनेंशियल मदद है, कोई एसेट है जो आ रहा है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के लिए, उस एक्ट को ये एक्ट जो है वो मॉनिटर करता है वो सारी चीज़ें। उसकी मॉनिटरिंग, सारे बाहर से आने वाला पैसा इंडिया में ये एक्ट के थ्रू ही मॉनिटर किया जाता है। तो किसको मिल गई है? गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल का दूसरा नेम क्या है? हरमिंदर साहिब, गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब। इसको एक्सेस मिल गई है, इनेबल हो गया है कि रिसीव कर सकता है फॉरेन डोनेशन को। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, एक्ट कब आया था और क्या काम करता है। गुरुद्वारे का दूसरा नेम भी हमें पता होना चाहिए। गोल्डन टेम्पल का दूसरा नेम है हरमिंदर साहिब। नेक्स्ट न्यूज़, परेश रावल जी NSD के चेयरमैन बन गए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। इनको अपॉइंट कर दिया गया है एज ए चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो किसने अपॉइंट किया है? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने किया है, और यूनियन कल्चर मिनिस्टर प्रभात सिंह पाटिल जी ने इनको अपॉइंट किया है। तो न्यूज़ में तो ये आएगा ही, ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बट एक रिसेंटली इनकी डेथ हुई थी, इब्राहिम अलकाजी जी की। ये काफ़ी फेमस थे, तो इनका भी क्वेश्चन बन सकता है। कुछ टाइम पहले इनकी डेथ हुई थी। तो ये भी रह चुके थे, थिएटर के डायरेक्टर रह चुके थे ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, और इनका बहुत बड़ा योगदान था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। तो इनको भी, इनका नेम याद रखना बहुत ज़रूरी है। और इनका एक फेमस जो थिएटर एक्ट था वो असाधा का एक दिन, तो ये भी आप ध्यान रखिए। इनका नेम जरूर ध्यान रखिएगा, इब्राहिम अलकाजी। क्वेश्चन आ सकता है किससे रिलेटेड थे, तो ये डायरेक्टर थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। नेक्स्ट न्यूज़, SSE लर्निंग फॉर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट। अच्छा, इसमें एक प्रोग्राम की बात की गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कहा है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अथॉरिटी को कि आप महाराष्ट्र में क्या कीजिए, जो कि स्पेशली डिसेबल्ड है, मतलब स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट है, सॉरी स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट जो है उनको के लिए जो प्रोग्राम है वो डिजिटली स्ट्रॉन्ग कीजिए। यानी जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है वो उनके लिए भी डिजिटली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो एक प्रोग्राम पहले ही चल रहा था, तो उस प्रोग्राम के तहत अब ये प्रोग्राम भी इनिशिएट किया जा रहा है। तो दीक्षा करके एक प्लेटफॉर्म 2017 में लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उस समय नाम दूसरा था, बाय ह्यूमन HRD मिनिस्ट्री के उस समय नाम था HRD मिनिस्ट्री, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो उस समय लॉन्च की गई थी दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो ये 2017 में हुआ था। इसकी मदद से टीचर्स और लर्नर्स दोनों ऑल ओवर कंट्री एक्सेस कर सकते हैं NCERT, CBSE, SCERT के सारे कोर्सेज को, करिकुलम्स को, और जो कि सपोर्ट करेगा 18 लैंग्वेज में। तो दीक्षा मोबाइल ऐप भी ऑफ़र की गई थी स्टेट्स को कि अपना जो कंटेंट है आप उसको लोकल लैंग्वेज में डालिए ऐप के अंदर। तो आप गूगल में जाएं तो आपको मोबाइल ऐप ये दिख जाएगी, और लर्नर्स एंड टीचर्स दोनों इसको एक्सेस कर सकते हैं। टीचर्स इसमें और सीख सकते हैं। मीन्स ये टीचर्स के लिए एक सपोर्टिव प्लेटफॉर्म बनाया गया था, जिससे कि जो टीचर हैं वो ऐसी चीज़ें सीख सकें जो स्कूल एजुकेशन में हेल्प करे, लर्निंग प्रोग्राम्स में हेल्प करे, और जो डिफरेंटली एबल्ड जो कम्युनिटी है उनको अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। और साथ में जो टीचर्स हैं जो डिफरेंटली एबल्ड कम्युनिटी से आते हैं वो भी इस ऐप की मदद से काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकें। तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म था जो कि दोनों टीचर्स एंड लर्नर को अपॉर्चुनिटी देता था सीखने की और ट्रेन करने की, एज ए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता था टीचर्स कम्युनिटी में। साथ ही साथ ये सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए नहीं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी इंटीग्रेट किया जा सकता था, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी चाहे तो अपने टीचर्स को इनिशिएट करा सकती थी, इस वाले प्लेटफॉर्म में करा सकती है इन द फैक्ट। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया एंड जापान साइन लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। तो एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया एंड जापान ने, और डिफेंस से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ऐसा अब काफ़ी सारी न्यूज़ हो गई तो हमने उतना डिटेल में नहीं लिखा, यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी बस उसको हाईलाइट कर दिया है। तो आप इसकी PDF तो आप डाउनलोड जब करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। जापान एंड इंडिया साइंड ए लॉजिस्टिक एग्रीमेंट दैट विल अलाउ द आर्म फोर्सेज ऑफ बोथ साइड टू कोऑर्डिनेट क्लोजली इन सर्विसेज एंड सप्लाई। आर्म्ड फोर्सेज आपस में क्या करेंगी, अब एक एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया एंड जापान के बीच में, जिसमें आर्म्ड फोर्सेज आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे के साथ, ताकि फ्यूचर में
जो सर्विसेज हो, जो सप्लाईज़ हो, और अगर कोई एक्सरसाइज हो रही है तो उसमें एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बना दिया जा सके। इट मीन्स दोनों फोर्सेस आपस में मिल के काम करेंगी, क्लोजली सर्विसेज देखेंगी, सप्लाईज देखेंगी और आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगी। तो इसका जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का नेम है रेसिप्रोकल प्रोविजन सप्लाई एंड सर्विसेज। रेसिप्रोकल मतलब एक आता है एक जाता है, रेसिप्रोकल ऐसा कुछ। तो वो ये चीज़ क्या करेगा, इंटरपोर्टेबिलिटी को भी इंक्रीज़ करेगा इंडियन एंड जापानीज़ फोर्सेस के बीच में, आर्म्ड फोर्सेस के बीच में। और साथ ही साथ जो इसका मेन एक कारण है इस एग्रीमेंट का, ये कि इंडिया और जापान के बीच में जो नेवल एक्सरसाइजेस होती हैं उसमें और एफिशिएंटली पार्टिसिपेट करें दोनों कंट्रीज़ और म्यूचुअल बेनिफिट उठाएं। तो एक कौन सी एक्सरसाइज होती है, बहुत फेमस एक्सरसाइज होती है मालाबार एक्सरसाइज। और ये सिर्फ इंडिया एंड जापान के बीच में नहीं, इसमें इंडिया आता है, जापान आता है, यूएसए आता है, और ये न्यूज़ में अभी तक चल रही थी क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड करने की बात की जा रही थी। तो इंडिया, जापान, इंडिया एंड यूएसए इसमें पहले सबसे पहले मेंबर थे, उसके बाद जापान इसमें आया तीसरा मेंबर, एंड अब चौथे की बात हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड कर दिया जाए, बट फिलहाल के लिए तो नहीं है। तो आप यही ध्यान रखिए कि इंडिया एंड जापान एंड यूएसए की एक्सरसाइज है ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़, यस बैंक ने 50,000 करोड़ जो ड्यू थे आरबीआई को देने थे वो दे दिए। तो वो आरबीआई ने प्रोवाइड किए थे स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत। तो स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी क्या चीज़ है, ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, जस्ट एक लाइन की चीज़ आप समझ लीजिए। ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो आरबीआई प्रोवाइड कराता है उन बैंकों को जो कि अपने जो लोन की लिमिट होती है, लोन देने की लिमिट, उसको पार कर चुके होते हैं। इट मीन्स अगर एक बैंक की लोन लिमिट 10,000 करोड़ है और वो 15,000 करोड़ रुपए लोन दे चुका है पहले ही, तो वो अपनी लिमिट पार कर चुका है, तो उसको फिर वो बैंक क्या आएगा, घाटे में आना स्टार्ट हो जाएगा। सेम यही यस बैंक के साथ हुआ था, लोन ज़्यादा जा चुका था, यस बैंक डूबने की कगार पे आ रहा था। तो इसमें क्या करता है, आरबीआई मदद करता है पैसा दे करके। आरबीआई काइंड ऑफ ए लोन देता है रेपो रेट पे, जो रेपो रेट करंटली चल रही होगी उस रेपो रेट पे एक स्कीम देता है, क्रेडिट करता है, फाइनेंस करता है बैंक को। और बैंक को क्या करना होता है, 180 डेज़ के अंदर वो रीफाइनेंस करना होता है, वो पूरा का पूरा वापस करना होता है। बट साथ में ही बैंक को क्या करना होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो उसकी एक्सपोर्ट क्रेडिट की इन्फॉर्मेशन है, यानी जिसको भी लोन दिया है जितना आ रहा है, वो इन्फॉर्मेशन आरबीआई को प्रिवेल करनी पड़ती है। एंड 50% लोन मिलता है। कितना मिल सकता है, 50% मिल सकता है आउटस्टैंडिंग क्रेडिट अमाउंट का, जो मतलब बची हुई क्रेडिट अमाउंट है उसका 50% लोन दिया जा सकता है आरबीआई द्वारा। तो आप बस इसको एक छोटा छोटा में याद रख लीजिए, स्टैंडिंग लिक्विडिटी फंड आरबीआई देता है बैंकों को हेल्प करने के लिए, जब बैंकों की जो लिमिट है लोन देने की वो एक्सीड हो जाती है। तो बस इतनी चीज़ ध्यान रखें। 180 डेज़ इसका टेन्योर है रिफाइनेंसिंग का, तो वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ, इसमें दो चीज़ों की बात हुई है, दो चीज़ों को देख लेते हैं। एक बात हुई है एनजीटी की, एक बात हुई है सीपीसीबी की, दैट इज़ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इन दोनों की बात क्यों हुई है, बात ये हो रही है कि जो सिगरेट्स एंड जो बीड़ी के बड होते हैं उनको डिस्पोज़ किया जा सके, और ये वो उतने हार्मफुल नहीं है उनको डिस्पोज़ करना, ये बात कही गई है इसमें। तो हमने अभी ये तो जो भी करेंगे वो डिस्पोज़ करें ना करें, करना चाहिए वैसे तो अच्छी बात है। बट हम बात कर लेते हैं एनजीटी एंड सीपीसीबी के बारे में। तो एनजीटी कब बना था, एक्ट नंबर ऑफ 19 इन 2010 में एनजीटी बना था, एंड इनेक्ट हुआ था 2 जून 2010 में। तो 2010 में ये बना था, ये याद रखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। और ये क्या चीज़ है, जो भी इन्वायरमेंट से संबंधित केसेस होते हैं, जहाँ पे भी इन्वायरमेंट संबंधित कोई इंक्वायरी बैठानी होती है, कोई एक्ट पारित होता है, या कुछ भी इन्वायरमेंट से संबंधित काम होता है, किसी भी कंपनी को नोटिस जाता है, ये सारा का सारा एनजीटी के थ्रू जाता है। यानी ये एक ऐसा ट्रिब्यूनल है जो इन्वायरमेंट के केस समझता है, अब केस देखता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये थोड़ा पुराना है, ये फॉर्म हुआ था 1974 में, और इसका काम ये है कि एज ए हेल्प करता है। पहली बात तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को, दूसरी बात ये क्या करता है कि जो पॉल्यूशन वाला सिस्टम है, पूरा एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो पॉल्यूशन वाला सिस्टम है, किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन हो सकता है, नॉइज़ पॉल्यूशन हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, उससे रिलेटेड चीज़ें ये देखता है। तो अभी इसके चेयरमैन कौन है, डॉक्टर प्रशांत भार्गवा, तो ये इसके चेयरमैन थे, अभी हैं श्री
दास मीना जी जो आईएएस हैं, और हाँ ये 2020 से ये अभी हैं, 5/2020 में, सॉरी ये थोड़ा पहले थे, ये अभी रिसेंट चेंज हुआ है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, एनजीटी के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, कई बार मैंने क्वेश्चन देखा है पुराने सीडीएस के पेपर्स में। तो एनजीटी के जो चेयरमैन होते हैं वो रिटायर्ड जज होते हैं, ध्यान रखिएगा, और रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ओके। एंड यहाँ पे आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ एक बीमारी का इसमें जिक्र हुआ है, एक रेयर बीमारी का नाम हुआ है, तो बस अब बीमारी, 2 बीमारी हैं, आप उन दोनों का क्या काम है, मतलब सॉरी क्या होता है उन बीमारी में, वो चीज़ जान लीजिए, थोड़ा नेम जान लीजिए। तो पहली है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, जिसे कि पॉम्प डिजीज़ भी कहा जाता है, और ये क्या करती है, ये स्पाइनल मस्कुलर एटोरफी टाइप 1 डिजीज़ है, यानी मस्कुलर से कुछ रिलेटेड है। बस आप ये चीज़ ध्यान रखिए, उतना नहीं है, बस एक छोटा सा नाम था, तो पढ़ते पढ़ते मुझे ध्यान आया, तो डिजीज़ और ये सारी चीज़ें थोड़ा पता होनी चाहिए, कई बार कहाँ से आ जाए कुछ पता नहीं होता है ऐसा। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर और पॉम्पे डिजीज़ भी इसे कहा जाता है, और ये स्पाइनल मस्कुलर एटोरफी टाइप 1 है, टाइप 1 डिजीज़ है। तो एक इन्फेंट यानी छोटा बच्चा वो इसे सफ़र कर रहा था, जो फ़िलहाल ठीक है। दूसरी, हाँ ये दूसरी ये है, एंड स्पाइनल मस्कुलर एटोरफी टाइप 1, सॉरी मैंने आपको ये बोला कि ये स्पाइनल मस्कुलर, ये नहीं। पहली डिजीज़ है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, जिसे पॉम्पे डिजीज़ भी कहा जाता है, और दूसरी है स्पाइनल मस्कुलर एटोरफी। तो ये 2 डिजीज़ का नाम आप ध्यान रखिए। ये क्या है, जो पॉम्पे डिजीज़ है, यानी ये वाली जिसकी हम बात कर रहे थे पहले, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़, ये मेटाबॉलिज्म में एरर की वजह से होती है, ठीक है। और ये जो दूसरी डिजीज़ है स्पाइनल मस्कुलर एटोरफी, ये डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को, यानी ये नर्वस सिस्टम में होने वाली एक डिजीज़ है। तो ये होती है नर्वस सिस्टम में, और ये होती है मेटाबॉलिज्म में, यानी जब मेटाबॉलिज्म में एरर आ जाता है। नेक्स्ट न्यूज़, ब्रू रिफ्यूजी की कुछ बात हुई है त्रिपुरा से रिलेटेड, तो इसको थोड़ा जान लेते हैं क्या बात हुई है। अपोजिशन जो है त्रिपुरा की वो ज़्यादा उग्र हो रही है, और जो ब्रू रिफ्यूजी है उनके खिलाफ जा रही है। तो ब्रू रिफ्यूजीज़ को ब्रू ट्राइब भी कहा जाता है, ब्रू रेंगेंस भी कहा जाता है। ये 1997 के टाइम पे, 97 में मिज़ोरम में थोड़ा झगड़ा हो गया था इन ट्राइब्स का, मिज़ोरम के लोगों के साथ, दूसरी ट्राइब्स के साथ। तो ये लोग वहाँ से आ गए, और ये लोग त्रिपुरा में एज ए रिफ्यूजी रहने लगे 1997 से। तो उसके बाद जनवरी 2020 में, अभी रिसेंटली बात है, तो देखिए कितने साल हो गए हैं, 23 साल की बात हो गई है। तो जनवरी 2020 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, किसके बीच में, सेंटर के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड मिज़ोरम के बीच में, एंड ब्रू रेंगन रिप्रेजेंटेटिव के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी की मौजूदगी में। और इस एग्रीमेंट में ये बात हुई थी कि 30,000 जो ब्रू ट्राइब है उनको परमानेंटली सेटल किया जाएगा त्रिपुरा में। तो अब उस पर त्रिपुरा में ही थोड़ा हल्ला मच रखा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो ब्रू ट्राइब है ये त्रिपुरा में मेजर मात्रा में है, यानी बहुत एक अच्छी पॉपुलेशन है इनकी त्रिपुरा में। और ये आई कहाँ से थी, ये आई मिज़ोरम से थी। एंड ये अभी भी त्रिपुरा, मिज़ोरम एंड सदर्न आसाम का जो पार्ट है वहाँ पे स्प्रेड है ये पूरी ट्राइब। इनको रेंगन्स भी कहा जाता है उस स्टेट में, त्रिपुरा में, त्रिपुरा के अंदर इन्हें रेंगन्स भी कहा जाता है। और ये त्रिपुरा के जो 21 स्केड्यूल ट्राइब्स हैं उनमें से एक है। ये अलग क्यों है, इनकी एक तो अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, और इनकी जो एथिकल है, इनके जो कल्चर है वो भी अलग है मीज़ोज से, तो इसीलिए ये मिज़ोरम छोड़ के भी आ गए थे। नेक्स्ट न्यूज़, बस नेक्स्ट न्यूज़ कुछ है नहीं आज की, काफ़ी लंबा सेशन हो गया है। तो होपफुली आपने ये पूरा सेशन सुना हो, नहीं सुना हो तो आप एक बार ज़रूर PDF ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा। और न्यूज़पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट आएगा आज का, तो ध्यान दीजिएगा। बाकी PDF तो आपको पता ही है कि अब टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। डेली बोलना हमें भी याद नहीं रहता है, डेली बोलना, तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कल मुलाकात करते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।